अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्यूरिटन एज को डिस्कस किया था और अब हम लोग नेक्स्ट न्यू क्लासिकल एज को डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स विच इज़ रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ रेस्टोरेशन पीरियड को डिस्कस करेंगे एंड इट्स टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1660 टू 1700। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड, करेक्टरिस्टिक्स, मेन लिटरेरी ट्रेंड्स, लिटरेरी स्टाइल्स ऑफ दिस एज, इम्पोर्टेंट जनरास, मेजर राइटर्स एंड देयर इम्पोर्टेंट वर्क्स। इसे हम लोग एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि ड्राइडन जो है ही इज़ द मेन पोइट और मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको प्यूरिटन एज में भी बताया था कि चार्ल्स द फर्स्ट ही वॉज beheaded in 1649 और जो प्यूरिटन्स हैं ये लोग पावर में आ गए थे। प्यूरिटन लीडर है जो ओलिवर क्रॉमवेल, ही केम टू थ्रोन इन 1649। तो 1649 से लेकर 1660 का टाइम पीरियड है इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल रूल कर रहा था बट ही वॉज नॉट द किंग, तो मोनार्की नहीं थी इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ओलिवर क्रॉमवेल के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल जो कि उसका सन है उसने इंग्लैंड को रूल किया 1660 तक। ठीक है, लेकिन अब जो लोग थे वो लोग बड़े ज़्यादा तंग आ गए थे इन प्यूरिटन्स की स्ट्रिक्टनेस से, इनके रूल्स से, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी लोगों के ऊपर, उनसे लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। तो उन्होंने चार्ल्स द सेकंड को, जिसे एग्जाइल कर दिया गया था, उसे दोबारा से कंट्री में लाने का फ़ैसला किया। तो चार्ल्स द सेकंड ने जब चार्ज संभाला 1660 के अंदर, तो यहाँ से हमारी रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। तो बेसिकली इसे रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी 1660 तक, लेकिन बिकॉज ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इसे हम लोग रेस्टोरेशन एज कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट था एंड दैट वाज रेस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस आर्ट। लोगों ने जो क्लासिकल एंशिएंट क्लासिकल लिटरेचर है, जैसे ग्रीक लिटरेचर है, तो लोगों ने ना उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जितने भी एंशिएंट फेमस पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, होमर हो गया, रोमन पोइट्स हैं आपके पास, जो इंग्लैंड के राइटर्स थे, इन्होंने उनके मॉडल्स को लेकर उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स वाई इट वाज आल्सो द रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस आर्ट। अब हम लोग ब्रीफली सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेते हैं इस टाइम पीरियड का, क्योंकि किसी एज के लिटरेचर को स्टडी करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको मेन इवेंट्स पता हों उस टाइम पीरियड के। तो दिस इज़ द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स द सेकंड टू थ्रोन इन 1660। अच्छा, अब देखते हैं कि चार्ल्स टू किस तरह का पर्सन था। तो ही वॉज वेरी प्रोफ्लिगेट एंड सेल्फिश। ठीक है, उसके अंदर उसको कोई वैल्यूज़ का ख्याल नहीं था, वो बड़ा इमोरल किस्म का किंग था। अब जैसा किंग खुद होगा वैसे ही उसकी नेशन भी होगी। इसका जो कोर्ट था इट वाज आल्सो फेमस फॉर हेडोनिज्म एंड परसूट ऑफ प्लेयर। हेडोनिज्म का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? हेडोनिज्म मीन्स प्रायोरिटाइजिंग योर प्लेजर। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल के अंदर आपका पर्पस, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ क्या है? अपने कंफर्ट जोन में रहना, अपने प्लेजर का ख्याल रखना। ठीक है, लोगों की आपको कोई फिक्र नहीं है और आपके जो कंडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, उनका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा इमोरल किंग था। अब जो इसकी नेशन थी वो भी इसी की तरह इमोरल हो गई थी, उन्होंने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वैसे भी जब प्यूरिटन्स के इन्फ्लुएंस में वो लोग थे तो बड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, तंग थे, अनरेस्ट का टाइम पीरियड था। तो जैसे ही उन्हें अचानक इतना फ्रीडम मिला तो उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस एज में हुआ दैट वाज रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स। मैंने आपको बताया था कि प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया था 1642 में। तो अब क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हो गई है और ये तो वैसे ही बड़े लिबरल किस्म के लोग हैं, तो थिएटर्स को रीओपन कर दिया गया। अब एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो इस एज में हुई, जब पहले थिएटर्स में काम होता था तो सिर्फ मेल एक्टर्स परफॉर्म करते थे, जितने भी फीमेल रोल्स थे वो भी मेल एक्टर्स ही परफॉर्म करते थे। लेकिन अब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि अब फर्स्ट टाइम जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उन्हें भी कास्ट किया जाने लगा थिएटर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ इनलाइटमेंट एंड रीज़न। नाउ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ रीज़न और रैशनल एज? क्योंकि इस एज में बड़ी ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, लोगों का जो पर्सपेक्टिव था चीज़ों को देखने का वो चेंज हो गया था। ठीक है, स्टॉप आस्किंग वाई थिंग्स हैपन एंड दे स्टार्टेड आस्किंग हाउ थिंग्स हैपन।
ठीक है। तो इसका आउटकम क्या हुआ कि साइंस और मैथ्स में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने डिस्कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स, डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स इमर्ज हुई, जैसे कि ह्यूमर पे काम होने लगा, सटायर पे काम हुआ, लोग इन टेक्निक्स को अपने काम के अंदर लाए। तो मेन फीचर्स क्या हैं इस एज के? ऑप्टिमिज्म, लोग बड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे और पॉजिटिवली चीज़ों को देखते थे, दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। रैशनलिज्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, लोगों ने दे स्टार्टेड आस्किंग हाउ थिंग्स हैपन, तो उन्होंने लॉजिकली चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया। कॉस्मोलॉजी, जैसे न्यूटन की साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद लोगों का वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया चीज़ों को देखने का। टॉलरेंस, अब प्यूरिटन्स क्या थे? बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, वो किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं थी, किसी भी और रूल को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे सिवाय जो उनके अपने रिलीजियस नॉर्म्स थे। लेकिन अब क्या है, दूसरों के कल्चर्स के लिए, दूसरी सोसाइटीज़ के लिए एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों के अंदर। और फ्रीडम पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किस किस तरह लोगों को फ्रीडम मिल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मेशंस हुई इस एज के अंदर। अब दो मेन और ट्रेजिक इवेंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666, ये बड़ा सैड इवेंट कंसीडर किया जाता है इंग्लैंड की हिस्ट्री में, क्योंकि ये आग 3 to 4 days जल्दी रही थी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। बल्कि कंसीडर किया जाता है कि होल ऑफ द लंदन वाज बर्न्ट इन दिस फायर। उसके बाद द ग्रेट प्लेग 1665, this is also considered very tragic event because thousands of people died due to this plague. Okay, now we are going to discuss the literature of the restoration age. तो इस एज के अंदर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जॉनरा में काम हुआ जिसे हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे नेम इंडिकेट कर रहे हैं, मैनर्स का मतलब क्या होता है? योर हैबिट्स, योर वेज, बिहेवियर्स, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर राइटर्स ने क्रिटिसाइज़ किया उस टाइम की अपर क्लास को, उनके मैनर्स, उनके बिहेवियर्स, उनके नॉर्म्स, इन सबको क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है, लेकिन कॉमिक फॉर्म में, कॉमेडी की फॉर्म में, ठीक है। अब एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये लोग जनरल पब्लिक की बात नहीं करते, बल्कि इनका पर्टिकुलर टारगेट था इंग्लिश अपर क्लासेस, तो ये इंग्लैंड की एलीट क्लास को टारगेट करते थे, ठीक है। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो इम्पोर्टेंट नाम है, दीज आर जॉर्ज एथरिज एंड विलियम कंग्रेव, ठीक है। इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया इसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये क्या करते थे? इंग्लैंड की अपर क्लास की सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते थे, उनकी सोशल हैबिट्स को डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो मेन फोकस था, मेन एम्फसाइज था, दैट वाज ऑन इंटेलेक्ट, ठीक है। वो रीज़न की और रैशनली बात करते थे और इमोशंस पे उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। नेक्स्ट है हीरोइक ड्रामा। तो दिस वॉज द ब्लेंडिंग ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। इसके अंदर इन्होंने बड़े ज़्यादा एपिक टॉपिक्स को, एपिक सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया और इनके अंदर इन्फ्लुएंस पाया जाता है कहीं ना कहीं फ्रेंच मॉडल्स का। मैंने आपको बताया था ना कि दैट वाज रेस्टोरेशन ऑफ क्लासिकल आर्ट। तो इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली जो फ्रेंच राइटर्स हैं उनके वर्क को कॉपी किया था। तो अगर हम लोग ट्राइडन की बात करें तो उसके फेमस हीरोइक ड्रामास हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा एंड द औरंगज़ेब। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन पोएट्री। अब जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में उस टाइम के लोगों की हैबिट्स को, उनके नॉर्म्स को डिस्कस किया जाता था, सोशल लाइफ को डिस्कस किया जाता था, इसी तरह पोएट्री के थीम्स भी यही थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किसी भी एज का जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम। तो अब जैसा उस टाइम का कंटेम्प्रेरी सिनेरियो था, लोगों के जो वेज थे, हैबिट्स थे, या उस टाइम पीरियड पे जो कुछ भी हो रहा था ना, आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा उस टाइम के लिटरेचर में। तो अब क्या था कि इनका जो पोइट्री थी दैट वाज आल्सो फुल ऑफ ह्यूमर, सटायर था उसके अंदर, सरकास्टिक एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे। तो सोशल कमेंट्री थी, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड सोशल कमेंट्री। अब इसके अंदर दो फेमस नाम कौन है? जॉन ट्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया ऑफ दैट टाइम, उनको रिवील किया, हाईलाइट किया। तो देयर पोइट्री वाज आल्सो फुल ऑफ विट एंड सटायर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटरेरी फिगर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉन ड्राइडन। हिज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1631 to 1700। तो ही वॉज फेमस प्रोज राइटर एंड पोएट एंड ही बिकेम द पोएट लॉरिएट इन 1668। ओके, तो इन्होंने न्यू आइडियाज़
पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वेज थे उनको छोड़कर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यू आइडियाज़। और मैंने आपको ऊपर इनके हीरोइक ड्रामास बताए ना 2 कि ही रोड 2 हीरोइक ड्रामास। तो आप हीरोइक ड्रामा की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे फ्यूजन ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स द या एम्फोसाइज ऑन विट और स्टाइल, आप वो इनके लिटरेरी स्टाइल में भी लिख सकते हैं कि उनका लिखने का स्टाइल कैसा था, ठीक है। तो ही इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू आइडियाज़। डॉक्टर जॉनसन हु इज़ द फेमस क्रिटिक ऑफ द एज, डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं कि ड्राइडन फाउंड ऑफ इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, ठीक है। हिज फर्स्ट पोएम वाज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ इनकी बड़ी अच्छी इंटीमेसी थी, तो उनकी डेथ पर इन्होंने जो पोएम लिखी दैट इज़ कंसिडर्ड हिज फर्स्ट वर्क। His next work is Absalom and Achitophel 1681. It was also the style on politics of his time. Next is The Medal 1682 and next is Macflegno. It was written in 1678 लेकिन ये 1682 में पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वर्क क्योंकि इसमें ना इन्होंने अपने एक ओल्ड फ्रेंड को, जो कि उनका एक फ्रेंड था बट बाद में उनका लिटरेरी राइवल बन गया, थॉमस शेडविल, उस पर इन्होंने अटैक किया है, ठीक है। सो इट इज़ in this particular work he is criticizing his former friend Thomas Shedwell. Next is The Hind and the Panther, The Fables on Alexander Feast 1697, The Royal Martel 1669 and All for Love 1667. Next important person is Johann Bunyan. इनका टाइम पीरियड है 1628 to 1688. He is also the famous English writer and the preacher, ठीक है। इन्होंने रिलीजियस काम काफ़ी ज़्यादा किया और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एलिगरिकल वर्क्स, ठीक है। उनकी जो राइटिंग्स हैं वो डिस्कस करती हैं और डिस्क्राइब करती हैं उनका जो रिलीजियस टेम्परामेंट है उसे ही, ठीक है। ग्रेस अबाउंडिंग जो है इट डिस्क्राइब्स हिज रिलीजियस जर्नी, या फिर इसे आप उसकी रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। उनकी जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी है टूवर्ड्स हिज रिलीजन उसे डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दिस इज़ मोस्ट फेमस वर्क और इसे हम उनकी मास्टरपीस भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680, द होली वार 1682 एंड ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666. नेक्स्ट पर्सन इज थॉमस हॉब्स. His time period is from 1588 to 1679. वो किंग की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, वो सोसाइटी और गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्मेशन की बात करते थे और वो कहते थे कि किंग के पास इतनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Leviathan is an important work that was published in 1651 and it also discusses the structure of society and legitimate government. Next person is John Locke 1632 to 1704. He is the philosopher and a physician. He is also considered the father of liberalism. इन्होंने different subjects पे काम किया जैसे political philosophy, epistemology और जो इनकी developments थी, जो इनका contributions थी in the field of education, उनका बड़ा impact हुआ English society के ऊपर. His important works are an essay concerning human understanding 1689 and some thoughts concerning education 1693. Next is Ephra Bin. She is the pioneering female playwright and novelist of the age. She rejected the conventional gender roles and revolutionized the literary representation of women. इन्होंने जितने भी ट्रेडिशनल वे था जिससे वीमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था लिटरेरी वर्क्स के अंदर, उस सबको कंडेम किया और एक रिवोल्यूशनाइज्ड वे में वीमेन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. हिज इम्पॉर्टेंट प्ले इज़ द रोवर. नेक्स्ट इज़ विलियम कनग्रीव. इनको मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स. हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड लव फॉर लव 1695. ठीक है, और ये दोनों एक प्राइम एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर की. ठीक है, और ये एम्फोसाइज करते हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लव पे, मैरिज पे और सोशल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं. Other important works are The Old Bachelor, it was performed in 1693, The Double Dealer 1693 and The Mourning Bride 1697. It is the tragedy. Next is William Wycherley. He is well known for his witty social satire. अब क्योंकि इनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, तो अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है या ट्रेड्स हैं कि सोशल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, अपर क्लास को क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप इनकी लिटरेरी स्टाइल में मेंशन कर सकते हैं. जो कुछ भी उसके अंदर है वो आप इसकी राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं. तो इनके मेन वर्क्स हैं
The Country Wife 1675, The Plain Dealer 1676, and it also criticized morality of Restoration Society. Okay, तो इनके जो works हैं they mainly criticize morality or immorality of Restoration Society. Next is Thomas Otway. He is also the dramatist known for his tragedies. इन्होंने Restoration Tragedies में काम किया. इनका जो वर्क है इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, ऑनर एंड बेट्रायल. इनका फेमस वर्क है वेनिस प्रिजर्व्ड 1682 एंड द ऑर्फन 1680. नेक्स्ट इज जॉर्ज एथरिज 1636 to 1692. ही इज़ ऑल्सो फेमस राइटर फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर्स. तो उसकी फीचर्स आप इनके राइटिंग स्टाइल में लिख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हिज वर्क इज करेक्टराइज्ड बाय विट एंड सोशल कमेंट्री. हिज prominent works are The Man of Maud 1676 and She Would If She Could 1668. Okay, our last figure is Nahum Tate. His time period is from 1652 to 1715. He was a poet, a translator and a playwright. ठीक है, he also became the poet laureate in 1692. ही इज़ फेमस फॉर हिज अडॉप्शंस ऑफ अदर्स वर्क. ठीक है, वो दूसरों के काम से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लेते थे और उसको बेस बनाकर अपना कोई वर्क प्रोड्यूस करते थे या फिर उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करते थे. जैसे द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1681, इट वाज अडॉप्शन ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर एंड हिज वर्क एब्सलम एंड अकाइटोफिल. ये जॉन ड्राइडन का वर्क है बेसिकली, बट इन्होंने इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें कोलैबोरेट किया था ड्राइडन के साथ. So that was all from my end for today. If you have any ambiguity, you can ask me in comments.